This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन हजारों सड़क हादसे होते हैं, लेकिन 1 नवंबर 2021 की रात का यह हादसा साधारण नहीं था। केरल के व्यथिला पलरीवत्तम बाईपास पर एक कार पेड़ से टकराई। अंदर 2 लड़कियां मृत, 2 लड़के गंभीर हालत में मिले। पहली नजर में यह एक सामान्य दुर्घटना लगा, लेकिन पहचान होते ही मामला हाई प्रोफाइल बन गया। मृत लड़कियां थीं मिस केरल अंशी कबीर और डॉक्टर मॉडल अंजना सजन। तफ्तीश आगे बढ़ी तो धागे जा जुड़े कोची के एक लग्जरी होटल नंबर 18 की डीजे पार्टी से। होटल की सीसीटीवी फुटेज गायब थी और सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या यह सिर्फ तेज रफ्तार की गलती थी या किसी के पीछा करने से जन्मी दहशत? आखिर उस रात होटल में ऐसा क्या हुआ जिसने एक दुर्घटना को साजिश की शक्ल दे दी? जैसा कि हमने बताया, यह घटना 1 नवंबर 2021 की रात की है। केरल के कोची के पलरीवत्तम पुलिस स्टेशन में रात के लगभग 12:30 पर दुर्घटना की कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि व्यथिला पलरीवत्तम नेशनल हाईवे बाईपास पर एक भयानक दुर्घटना हुआ है। जानकारी मिलते ही अगले 5 से 10 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। वहां जाकर पुलिस वालों को सड़क पर एक बाइक सवार जख्मी हालत में मिलता है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसी बाइक वाले की दुर्घटना की खबर उन्हें मिली है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का अंदाजा गलत साबित हो जाता है। जिस जगह पर बाइक का दुर्घटना हुआ था, वहां से सिर्फ 200 मीटर आगे बढ़ने पर पुलिस वालों को एक फोर्ड फीगो कार दिखाई देती है। कार एक पेड़ से जाकर टकराई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस वाले इस गाड़ी तक आते हैं, उन्हें गाड़ी के अंदर 4 लोग दिखाई देते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को छोड़कर बाकी तीनों की हालत ऐसी लग रही थी कि वह जीवित नहीं है। फिर भी पुलिस वाले तुरंत ही चारों को लेकर एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर पर लेकर आते हैं। यहाँ लाते ही दोनों लड़कियों को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि तीसरे की हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। उसे भर्ती कर लिया जाता है। ड्राइवर को भी काफी चोट आई थी, इसलिए उसे भी भर्ती किया जाता है। बाइक सवार की हालत ठीक थी, इसलिए उसे मरहम पट्टी के बाद जाने दिया जाता है। अब पुलिस वालों के सामने पहली चुनौती इस बात का पता लगाना था कि ये चारों हैं कौन। विक्टिम की पहचान के लिए पुलिस को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि अस्पताल में देखते ही कुछ लोग दोनों लड़कियों को पहचान लेते हैं। इन लड़कियों की पहचान अंशी कबीर और अंजना सजन के तौर पर होती है। अंशी कबीर का जन्म 1996 में केरल के तिरुवनंतपुरम के आलमकोट इलाके में हुआ था। अंशी के पिता अब्दुल कबीर कतर में रहकर काम करते थे। अंशी ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मारियन इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी। पढ़ाई के दिनों में ही अंशी का इंटरेस्ट ब्यूटी प्रतियोगिता की तरफ काफी ज्यादा था। यही वजह थी कि स्टूडेंट लाइफ से ही अंशी मॉडलिंग में हाथ पैर मारना शुरू कर देती हैं। अंशी को कुछ समय के संघर्ष के बाद पहली कामयाबी तब मिलती है जब इन्हें 2018 में केरल में आयोजित होने वाले मिस मालाबार एंड लुलु ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलता है। वहां ये फर्स्ट रनर अप चुनी जाती हैं। भले ही यहाँ अंशी रनर अप रही थीं, लेकिन 2019 में मिस केरल का खिताब जीतने में कामयाब रहती हैं। इसके बाद इन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। अंशी का सपना मिस इंडिया का खिताब जीतने का था, इसलिए ये खूब मेहनत करती हैं। इसी दौरान 2021 में मिस साउथ इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर लेती हैं। मतलब दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि 2019 की मिस केरल और 2021 की मिस साउथ इंडिया विजेता अंशी कबीर थीं। दुर्घटना में जान गंवाने वाली दूसरी लड़की की पहचान अंजना के तौर पर होती है। अंजना का जन्म 1995 में केरल के त्रिशूर में हुआ था। अंजना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थीं। इन्होंने अपनी पढ़ाई केएमसीटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से की थी। इसके अलावा इन्होंने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से पीजी भी किया था। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें मॉडलिंग का भी शौक था। अंजना 2019 की मिस केरल की फर्स्ट रनर अप रही थी। यहीं पर अंजना और अंशी की दोस्ती हुई थी। इस दुर्घटना के तीसरे पीड़ित की पहचान मोहम्मद आशिक के तौर पर होती है, जबकि कार का ड्राइवर अब्दुल रहमान था। ये चारों आपस में दोस्त थे। मोहम्मद आशिक की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ते हुए लगभग 1 सप्ताह बाद आशिक की भी मृत्यु हो जाती है। कार में सवार तीनों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब इस केस में पुलिस की मदद कोई कर सकता था तो वह था कार का ड्राइवर अब्दुल रहमान। पुलिस रहमान से पूछताछ शुरू करती है। इसी बीच घटना के अगले ही दिन से यह खबर मीडिया में छा जाती है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये चारों इतनी रात कहाँ से आ रहे थे और यह दुर्घटना कैसे हुआ। जांच से खुलासा होता है कि 1 नवंबर की रात कोची के मशहूर होटल नंबर 18 में डीजे पार्टी आयोजित की गई थी। अंशी और अंजना दोनों ही मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी हुई थीं,
इसलिए अक्सर ये लोग साथ में पार्टी में जाती थीं। जैसे ही इन्हें होटल नंबर 18 में डीजे पार्टी होने की जानकारी मिलती है, ये उसमें शामिल होने पहुंचती हैं और यहीं से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ था। यहाँ तक मामले में पुलिस को कुछ भी मिस्ट्री या साजिश जैसा नहीं लगता है। मामले में मोड़ तब आना शुरू होता है जब पुलिस जांच के सिलसिले में होटल पहुंचती है। यह एक ऐसा होटल था जो कहने को तो इलाके का प्रीमियम होटल था, लेकिन इस दुर्घटना से कुछ दिन पहले ही यहाँ पुलिस की छापेमारी पड़ी थी और होटल वालों को कई नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया था। इसके बावजूद होटल पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी और यहाँ अभी भी पार्टी का आयोजन हो रहा था। पुलिस जब होटल में जांच करने पहुंचती है तो पता चलता है कि जितनी देर अंसी और उनके बाकी दोस्त पार्टी में रुके थे, उतनी देर की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7:30 से रात के 9:30 तक की सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। इसके अलावा 12:02 के बाद की भी सीसीटीवी फुटेज गायब थी। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और होटल के मैनेजर और मालिक से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो मैनेजर और दूसरे कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज गायब होने के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो होटल का एक कर्मचारी बताता है कि जैसे ही दुर्घटना की खबर होटल तक पहुंचती है, होटल का मालिक रॉय जे वायात रात के समय काम कर रहे स्टाफ को फोन करता है और उन्हें जल्द से जल्द हार्ड डिस्क को नष्ट करने के लिए कहता है। मालिक के कहने पर 2 स्टाफ हार्ड डिस्क निकालते हैं और उसे पास के जलाशय में फेंक देते हैं। अब सवाल यह था कि आखिर उस रात होटल में ऐसा क्या हुआ कि दुर्घटना की खबर आते ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई। इसका पता लगाने के लिए जरूरी था कि फेंकी गई हार्ड डिस्क को बरामद किया जाए। इसके लिए केरल पुलिस कोस्ट गार्ड और प्रोफेशनल गोताखोरों की मदद लेती है। सोनार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी हार्ड डिस्क ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती और उस रात होटल में क्या हुआ यह एक रहस्य बनकर रह जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर रहस्य कई नए सवाल खड़े करता है। ऐसा ही इस मामले में भी होता है। पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया जाता, लेकिन मीडिया अपने स्तर पर जांच करते हुए अलग अलग रिपोर्ट सामने लाती है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के लगभग 7:30 पर अंसी अपने दोस्तों के साथ होटल पहुंचती है और सभी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच अंसी और अंजना के आसपास कुछ लोग आ जाते हैं और कथित तौर पर उन्हें कुछ ऑफर देते हुए होटल में रुकने के लिए कहते हैं। लड़कियां मना कर देती हैं। इसके बाद होटल मालिक के कुछ करीबी लोग उन्हें परेशान करने लगते हैं। बताया जाता है कि परेशान करने वाले व्यक्ति का नाम सैजू थंकचंद था। उस पर पहले भी अवैध गतिविधियों के आरोप लग चुके थे और वह खुद भी नशे का आदी बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि पार्टी में इन लड़कियों को कुछ नशीली चीज पिलाने की कोशिश की गई थी। इसी के बाद ये लड़कियां समय से पहले ही लगभग 12 बजे के आसपास घबराई हुई पार्टी से निकल जाती हैं। जैसे ही सैजू थंकचंद को इनके जाने की जानकारी मिलती है, वह भी पार्टी से बाहर निकलता है और अपनी ऑडी कार लेकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ समय तक तो ड्राइवर अब्दुल रहमान को पीछा कर रही ऑडी के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन अंसी को भनक लग जाती है कि ऑडी कार से कोई उनका पीछा कर रहा है। वह इस बात की जानकारी रहमान को देती है। इसी के बाद रहमान गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ऑडी भी तेजी से इनका पीछा करती है। कुछ दूरी के बाद सैजू थंकचंद इन लोगों की गाड़ी को रोकने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर कुछ मिनट तक इन लोगों में बात होती है और फिर रहमान गाड़ी लेकर वहां से तेजी से निकलता है। पीछे पीछे सैजू थंकचंद की ऑडी भी चलती है। कथित तौर पर लगातार पीछा होने की वजह से रहमान गाड़ी की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा कर देता है। इसी दौरान सामने से एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई देता है। बचाने की लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर लग जाती है और वह वहीं गिर जाता है। ठीक उसी समय अब्दुल रहमान भी कार पर से अपना नियंत्रण खो बैठता है और वहां से लगभग 200 मीटर दूर जाकर गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी के पेड़ से टकराते ही उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। मौके पर ही गाड़ी में बैठी अंसी कबीर तथा अंजना शजन की मौत हो जाती है, जबकि मोहम्मद आशिक लगभग 1 सप्ताह बाद अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। इन सभी खबरों के सामने आने के बाद पुलिस भी अपनी जांच इसी दिशा में आगे बढ़ाती है। होटल के अंदर का सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस को नहीं मिलता, लेकिन सड़क किनारे लगे प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज की जांच से यह पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में सैजू थंकचंद अपनी ऑडी से इनका पीछा कर रहा था। अब आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस सैजू थंकचंद को लड़कियों का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए जिम्मेदार होटल मालिक तथा होटल के 5 स्टाफ को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन सब के अलावा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ड्राइवर अब्दुल रहमान को भी नशे में गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी से पूछताछ होती है। अब्दुल रहमान अपने बयान में सैजू थंकचंद को ही इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए कहता है कि इसी ने हमारा पीछा करना शुरू किया। इससे बचने के लिए तेज गाड़ी चलाई और यह हादसा हुआ। वहीं सैजू थंकचंद अपने बचाव में कहता है कि ड्राइवर काफी नशे में था और उसे गाड़ी में बैठे लोगों की चिंता थी,
इसलिए वह केवल रहमान को नशे में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए पीछा कर रहा था। सैजू के मुताबिक एक जगह गाड़ी रुकने पर उसने ड्राइवर से यही बात कही थी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक अनजान व्यक्ति किसी की इतनी चिंता क्यों करेगा? पार्टी में और भी लोग थे जो नशा कर रहे थे। क्या उन सभी को सैजू थंगचन ने रोका था? इसी मामले में सबूत मिटाने की धाराओं में गिरफ्तार होटल मालिक अपने बयान में कहता है कि होटल में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, बल्कि पार्टी में शामिल लोगों की प्राइवेसी बचाने के लिए हार्ड डिस्क बदल दी गई थी। हालांकि इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होता, बल्कि होटल पर आरोप लगते हैं कि वहां ड्रग्स का अवैध कारोबार चल रहा था, इसलिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नष्ट की गई। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ड्राइवर अब्दुल रहमान को केवल 1 सप्ताह के भीतर ही जमानत मिल जाती है। होटल मालिक लगभग 2 दिन जेल में रहता है और फिर उसे भी रिहा कर दिया जाता है। लड़कियों का पीछा करने वाला सैजू थंगचन लगभग 1 महीने तक जेल में रहता है और फिर जनवरी 2022 में केरल हाईकोर्ट से उसे भी जमानत मिल जाती है। सीसीटीवी फुटेज को ठिकाने लगाने वाले 5 होटल कर्मचारियों को तो सिर्फ 2 दिन की जेल होती है और वे भी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। महज कुछ ही दिनों में सभी के जेल से बाहर आने पर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। कई लोग केरल में अंजना और अंशी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। पीड़ित परिवार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करता है, लेकिन उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। भले ही पुलिस को इस मामले में ज्यादा ठोस सबूत नहीं मिले और मुख्य आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई, लेकिन इस घटना के कुछ ही महीनों बाद यानी 2022 में इसी होटल से जुड़ा एक और मामला सामने आता है। इससे फिर से चर्चा तेज हो जाती है कि शायद उस रात भी कुछ गलत हुआ था। दरअसल जब पुलिस सैजू थंगचन को गिरफ्तार करती है और उसका मोबाइल जब्त करती है, तो जांच में उसकी गैलरी से कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिलते हैं। इनमें वह होटल नंबर 18 में लड़कियों को नशीली चीजें देता और उनके साथ जबरदस्ती करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस समय पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास न तो पुख्ता सबूत होते हैं और न ही कोई औपचारिक शिकायत। पुलिस लोगों से अपील भी करती है कि अगर कोई पीड़ित है तो सामने आए। कुछ समय बाद एक महिला सामने आती है और आरोप लगाती है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ इसी होटल में गलत किया गया था। इसके बाद कई और महिलाएं भी सामने आकर ऐसे ही आरोप लगाती हैं। आरोपों के मुताबिक इन सब में होटल मालिक रॉय वयालत भी शामिल था। पुलिस एक नई एफआईआर दर्ज करती है और दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोनों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें भी जमानत मिल जाती है और फिलहाल वे बाहर हैं। इन सभी आरोपों के सामने आने के बाद इस बात को बल मिलता है कि उस रात अंशी और अंजना पर होटल में रुकने का दबाव बनाया गया था। मना करने पर उनका पीछा किया गया और उसी के चलते यह हादसा हुआ। इसी आधार पर आरोपियों पर हत्या की धाराएं लगाने की मांग भी उठती है, लेकिन ठोस सबूतों की कमी के कारण ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। दोस्तों, आपके अनुसार इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।